नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक व्यवहारवाद पर। व्यवहारवाद क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ये किस प्रकार अस्तित्व में आया, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें व्यवहारवाद की, तो इसको एक दूसरा नाम व्यवहारवादी क्रांति भी दिया गया। वस्तुतः 20वीं सदी के पश्चात प्राकृतिक विज्ञानों में जो एक चेंज आए, उनका प्रभाव समाज विज्ञानों पर भी पड़ा, तो जिसकी वजह से समाज विज्ञानों में जो चेंजेज आए, जो गुणात्मक परिवर्तन आए, उसको क्रांति कहा गया। और इन्हीं प्राकृतिक विज्ञानों से प्रेरित हो समाज विज्ञानों में भी परंपरागत अध्ययन पद्धतियों, परंपरागत अध्ययन क्षेत्र के स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां, विस्तृत अध्ययन क्षेत्र व आधुनिक दृष्टिकोण अपनाया गया। अन्य समाज विज्ञानों के प्रसंग में ही राजनीति विज्ञान में इन चीजों को अपनाया गया। इसे ही व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी गई। इसके अंतर्गत जहां एक और परंपरागत राजनीति विज्ञान के दार्शनिक व कानूनी अध्ययन को अपूर्ण व असंगत मानकर अस्वीकार किया जाता है, वहीं इसमें अध्ययन को अधिक यथार्थवादी व व्यवहारपरक बनाने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को राजनीति विज्ञान में प्रयोग करने पर बल दिया जाता है। व्यवहारवादी जो विचारक हैं, वो प्रत्यक्षवाद से प्रेरणा ग्रहण कर अन्य समाज विज्ञानों की भांति राजनीति विज्ञान को भी एक विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं। तो वस्तुतः हम देखें कि इसके कौन कौन से समर्थक विद्वान थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को अस्वीकार कर व्यवहारवाद का आगमन किया। कुछ नाम है: रॉबर्ट हेल, डेविड ईस्टन, हर्बर्ट साइमन, लुसियन पाई, लॉसवेल, आमंड कोलमैन, कार्ल डायस, लियोके जूनियर, एडवर्ड सील्स, हिंजी लाउ, पॉवेल, डेविड ट्रूमैन, किर्कपैट्रिक आदि। किंतु यदि हम संक्षेप में देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के प्रथम दशक में दिखाई देता है, जब 1908 में ग्राहम वालेस की बुक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स आई। इसी तरह से दूसरी बुक इसी वर्ष जो प्रकाशित हुई, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये A.F. बेंटली की थी। इन सब में राजनीति विज्ञान के में का अध्ययन संस्थाओं के प्रसंग में नहीं, अपितु मानव के व्यवहार के प्रसंग में किए जाने पर बल दिया गया। इसके बाद 1925 में चार्ल्स मेरम की जो बुक आई, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों के विश्लेषण के लिए तकनीकी, मनोविज्ञान इत्यादि पर बल दिया। इस तरह से व्यवहारवाद का आगमन हुआ। अब हम यदि बात करें कि इसके पीछे क्या कारण थे, परंपरागत दृष्टिकोण को क्यों अस्वीकार किया गया, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों की असंगतता के पीछे असंतोष। जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे वो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों से निराश थे, क्योंकि इनमें ज्यादातर सैद्धांतिक व वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता था, यथार्थवादी अध्ययनों का अभाव था। दूसरा, जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत जो अन्य समाज विज्ञान थी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि के जो थिंकर थे, विचारक थे, उन्होंने निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई, किंतु राजनीति जो शास्त्री थे उनका कोई योगदान नहीं था। दूसरा, जो उस समय के फासीवाद, नाजीवाद, प्रजातिवाद इत्यादि जो अवधारणाएं थी, उनको ये एक्सप्लेन करने में असंगत रहा, असफल रहा परंपरागत अध्ययन। इसलिए इसके प्रति असंतोष उपजा। दूसरा, द्वितीय महायुद्ध का जो प्रभाव था, द्वितीय महायुद्ध ने मानव सभ्यता के समक्ष एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, लेकिन जो परंपरागत अध्ययन पद्धतियां थी वो इसके बारे में पूर्ण अनुमान नहीं लगा पाई।
और राजनीतिक विज्ञानों की जो नवीन सोच व सिद्धांत के लिए प्रेरित किया कि हम ऐसे सिद्धांत, ऐसी अवधारणाएं लानी पड़ेंगी जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्ण अनुमान दे सके। इसीलिए इन सब ने व्यवहारवादी अध्ययन को गति दी। नेक्स्ट बात करेंगे, अन्य जो आधुनिक समाज विज्ञान है उनका भी प्रभाव पड़ा। पूर्व में हमने बताया कि जो सामाजिक विज्ञानों में नवीन पद्धतियां ली, उनको भी राजनीतिक विज्ञान में यूज करने का प्रचलन चला, क्योंकि अन्य समाज विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धतियां और व्यवहारवादी दृष्टिकोण पहले से ही प्रयुक्त हो रहा था, इसीलिए उनसे भी प्रभाव राजनीतिक विज्ञान में पड़ा। नेक्स्ट है कि अमेरिका में रॉकफेलर व फोर्ड फाउंडेशन जैसे संस्थानों ने समसामयिक शोध जो परियोजनाएं थी, जो सर्वेक्षण थे, उनके लिए अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना प्रारंभ किया, जिसकी वजह से जो वैज्ञानिक शोध है राजनीतिक विज्ञान में, उसको गति मिली। नेक्स्ट की बात करें, शिकागो स्कूल। अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर चार्ल्स मेरियम का अनुकरण किया, जिन्होंने व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन की आवश्यकता को रेखांकित किया था। डेविड स्टन इत्यादि इन सभी ने उनके विचारों को ग्रहण किया और उसी के आधार पर ही परंपरागत दृष्टिकोण को अस्वीकार कर व्यवहारवादी दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में स्वीकार किया। तो इन सभी विचारकों के विचार सामूहिक रूप से शिकागो संप्रदाय कहे जाते हैं, जिनको हम शिकागो स्कूल भी कह देते हैं। अंतिम है, कुछ बुक्स थी जिन्होंने व्यवहारवाद के आगमन को प्रमुखता प्रदान की। इससे पूर्व हमने बताया था ग्राहम वालेस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, बेंटली की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, मेनली चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, हर्बर्ट साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, लॉसवेल व कैप्लान की पावर एंड सोसाइटी और डेविड स्टन की द पॉलिटिकल सिस्टम। इन सब ने राजनीति विज्ञान में परंपरागत दृष्टिकोण का अस्वीकार कर व्यवहारवाद के आगमन को गति प्रदान की। हम बात करें शाब्दिक अर्थों में व्यवहारवाद क्या है, क्या इसकी परिभाषा है, तो पहले हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट ए डेल की। रॉबर्ट डेल कहते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। दूसरी हम बात करते हैं हिंजलियाओ की, कि राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का संबंध राजनीतिक संदर्भ में मानव के कार्यों, रुख, वरीयताओं एवं आकांक्षाओं से है। तीसरी सर्वप्रमुख परिभाषा है डेविड स्टन की, जो ये कहते हैं कि व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मनुष्य का ऐसा राजनीतिक व्यवहार है जिसका पर्यवेक्षण, मापन तथा सत्यापन किया जा सकता है, और यह ऐसे अध्ययन के द्वारा राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। यदि हम इन सबका एक सबस्टैंड की बात करें तो दो बातें करते हैं कि ये दार्शनिक अध्ययन पद्धति और कानूनी दृष्टिकोण का विरोध करते हैं, व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, कल्पनाओं इत्यादि को स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं ये राजनीतिक विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने पर बल देते हैं। तो मुख्य हम बात करें कि जहां व्यक्ति का व्यवहार शोध, अध्ययन व विश्लेषण की मूल इकाई है बजाय संस्थाओं के। नंबर 2, राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है। हमने बताया इसके अंतर्गत अन्य सामाजिक विज्ञानों, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, नीति विज्ञान है, इन सबसे जो नवीन पद्धतियां, दृष्टिकोण ग्रहण करते हैं और उसको राजनीति विज्ञान में प्रयुक्त करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, व्यवहारवाद में तथ्यों के विश्लेषण में अधिक परिशुद्ध प्रविधियों के विकास व प्रयोग पर बल दिया जाता है, अर्थात परंपरागत, ऐतिहासिक, कानूनी, दार्शनिक इन पद्धतियों को छोड़ दिया जाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है।
ये तो हो गए इनके कार्य करने का तरीका। उद्देश्य क्या है? राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित आनुभाविक विज्ञान के रूप में विकसित करना, ताकि निश्चित सिद्धांतों का निर्माण हो और उनके आधार पर वो पूर्व अनुमान कर सकें, भविष्यवाणियां कर सकें। इस सब का यदि हम संक्षेप में बात करें तो 3-4 बातें निकल के सामने आती है। व्यवहारवाद का मूलतः अर्थ क्या है? नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना, राजनीति का विज्ञान विकसित करना, मानव व्यवहार का अध्ययन करना और अन्य समाज विज्ञानों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना, यानी कि अंत अनुशासनात्मक अप्रोच, दृष्टिकोण को अपनाना। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि पूर्व में बताया गया था कि डेविड ईस्टन ने अपने लेख करंट मीनिंग ऑफ बिहेवियरिज्म में व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई हैं, जिनको वह व्यवहारवाद के बौद्धिक आधार की संज्ञा भी देता है। इनमें हम बात करें, सबसे पहले नियमितताएं या नियमन। इसका अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों या सिद्धांतों का निर्माण संभव है। वो ये कहते हैं, यद्यपि मानव का व्यवहार परिवर्तनशील है, अनेक कारणों से प्रभावित होता है, किंतु विशेषतः मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में नियमितताएं खोजी जा सकती हैं। ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है और इन सिद्धांतों के आधार पर उसके राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। दूसरा है सत्यापन, कि मानव व्यवहार के तथ्यों का अनुभववादी मानकों के आधार पर सत्यापन किया जा सकता है। अर्थात जो भी नियम बनाए गए मानव व्यवहार के, उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए और इस प्रकार ये जो सत्यापन की प्रक्रिया है, इसके माध्यम से ही हमारे द्वारा जो नियम बने उनको सत्यता को सिद्ध किया जा सकता है और उसकी विश्वसनीयता को स्थापित किया जा सकता है। तीसरी बात है तकनीक। तकनीक वह साधन होते हैं जिनके माध्यम से तथ्यों की प्राप्ति व विवेचनाएं की जाती हैं। व्यवहारवादी कहते हैं कि प्राकृतिक विज्ञानों की भांति राजनीतिक विज्ञान में भी परिष्कृत तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि परंपरागत रूप में जिन तकनीकों को काम में लाया जाता है उनसे पूर्ण व शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किए जा सकते। अतः अध्ययन में इन तकनीकों में सुधार के लगातार प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। और जब अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष भाव से करेंगे, तभी हमारा जो विश्लेषण है वो वस्तुनिष्ठ हो सकता है, विषयनिष्ठ की बजाय। चौथी बात आती है प्रमाणीकरण की। इसका सामान्य अर्थ है जो हमने तथ्य, आंकड़े, विवरण इकट्ठे किए हैं उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया, यानी कि जो प्रमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए इकट्ठे किए गए तथ्यों को, आंकड़ों को, समझ सामग्री का सूक्ष्म रूप से पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है, ताकि इन्हें अधिक यथार्थ व शुद्ध बनाया जाए। इसीलिए राजनीतिक जीवन के सुनिश्चित और सही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शोध की आधार सामग्री का परिमाणीकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट विशेषताओं पे आते हैं। मूल्य। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययन के समय अध्ययनकर्ता को अपने निजी मूल्य मान्यताओं को पृथक रखना चाहिए, क्योंकि उनका वो मूल्यों को इसलिए पृथक रखते हैं कि इनका नैतिक आदर्शों से, मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। लोकतंत्र, समानता अथवा स्वतंत्रता अपने आप में बहुत उच्च मूल्य हो सकते हैं, किंतु उनकी सत्यता या असत्यता की जांच वैज्ञानिक तरीके से नहीं की जा सकती। इसीलिए अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त ही होना चाहिए। तभी वैज्ञानिक अध्ययन संभव है, तभी हम राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में वैज्ञानिकता प्रदान कर सकेंगे। नेक्स्ट है व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थाबद्धीकरण। व्यवहारवादी ये कहते हैं कि अनुसंधान
सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध है। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्धांत की तुलना में अनुसंधान का क्रम व स्थान पहले होता है। इसका सामान्य अर्थ है कि पहले अनुसंधान का कार्य किया जाए, उनके जो निष्कर्ष प्राप्त हों इस अनुसंधान से, उनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाना चाहिए। उनका मत था कि उपरोक्त प्रकार के व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा ही मानव के राजनीतिक व्यवहार के प्रसंग में कार्य व कारण संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। डेविड स्टर्न ने कहा कि शोध यदि सिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकती है, और यदि सिद्धांत आधार सामग्री समर्थित नहीं है तो वह निरर्थक हो सकता है। अगला जो विशेषताएं हैं, जो बौद्धिक आधार है, वो है परिशुद्ध विज्ञान। व्यवहारवादी विचारक राजनीति को विशुद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करना चाहते थे, क्योंकि वो उनका ये मानना था कि राजनीति का परिष्कृत विज्ञान राजनीति समस्याओं के समाधान में प्रभावशाली होगा। वो ऐसे विज्ञान का रूप देना चाहते थे जिसके दो प्रमुख लक्षण हो: वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण में मददगार हो, और दूसरा हमारे युग की जो सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं, उनको सुलझाने में वो सहायक सिद्ध हो। अंतिम जो 8वीं है आधारशिला विशेषताएं, वो है समग्रता, एकीकरण या मानव जीवन का एकीकृत अध्ययन। व्यवहारवाद का ये मानना है कि मानव का व्यवहार स्वयं में एक मूल इकाई है, अतः उसके व्यवहार का अध्ययन अलग अलग खंडों में नहीं किया जा सकता। मानव व्यवहार का अध्ययन उसकी समग्रता के साथ ही किया जाना चाहिए। इसका ये सरल अर्थ है कि मानव व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की मदद ली जानी चाहिए। इस प्रकार मानव के राजनीतिक व्यवहार को पूर्णता के साथ समझने के लिए घनिष्ठ संबंध स्थापित करने चाहिए, उनसे तथ्य आंकड़े लेने चाहिए। संक्षेप में व्यवहारवाद अंत्य अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का समर्थक है। इस तरह से व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को अधिक व्यवस्थित व वैज्ञानिक बनाने तथा राजनीति सामान्य सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया है। राजनीति शास्त्र को नवीन अध्ययन पद्धतियां, अवधारणाएं, तकनीक एवं भाषा शैली प्रदान की है। अगले अध्याय में, जिसका पार्ट 2 है, उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार जो व्यवहारवाद था उसकी आलोचना हुई, और स्वयं व्यवहारवादियों ने ही व्यवहारवाद में उत्पन्न कमियों को रेखांकित किया और फिर उसे चेंज कर उसके स्वरूप में चेंज कर उत्तर व्यवहारवाद का आगमन हुआ। धन्यवाद।